93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। कहते हैं पहाड़ों पर अंधेरा बहुत जल्दी होता है और संदीप उनमें से था जो दिन का उजाला या रात का अंधेरा देखे बिना काम करना पसंद करते थे। काफी देर रात उसके पिज्जा जॉइंट पे एक फोन आया। फोन पे ऑर्डर लेने के बाद बिल किस नाम से बनेगा ये पूछा गया तो उधर से आवाज आई, लेट आशीष सिन्हा। ऑर्डर लेने वाला हंसा और बोला अरे सर, रात के वक्त क्या भूतों का डर दिखा रहे हैं? उस आदमी को शायद बात बुरी लगी। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यकीन नहीं होता तो ऑर्डर लेके खुद आ जाओ ना। अब रोज ही पता नहीं कितने लोग फोन करके ऑर्डर देते हैं और मजाक मस्ती के बीच ऑर्डर दे देते हैं। लड़के ने ऑर्डर लिया और संदीप को आवाज लगा के कहा कि उसके घर जाने के रास्ते में ही पड़ेगा तो वो ऑर्डर देता जाए। संदीप का भी उस रात का लास्ट ऑर्डर ही होता वो, और इसी बहाने आधे घंटे पहले निकल लेता। तो उसने ऑर्डर लिया और निकल गया। पहाड़ों पर ठंडी हवा को चीरता हुआ संदीप अपनी बाइक पर निकला। एड्रेस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन टाइम रहते पहुंच गया संदीप। मकान बिल्कुल 10 मकानों की लाइन में आखिरी मकान था। संदीप ने जाकर देखा वहां कोई डोरबेल नहीं थी। नॉक किया तो तकरीबन एक 40 साल के आदमी ने दरवाजा जरा सा खोल के बाहर झांक कर पूछा, क्या है, क्या चाहिए? संदीप ने बताया कि मिस्टर सिन्हा का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा देने आया है वो। तो उस आदमी का जवाब सुनकर 1 मिनट को संदीप के पसीने छूट गए। उस आदमी ने कहा, यहाँ कोई आशीष सिन्हा बिना नहीं रहते, ये मेरा घर है। संदीप थोड़ा परेशान हो गया कि पूरा ऑर्डर अब बर्बाद ना हो जाए और उसके पैसे ना कट जाए। फिर भी उसने कहा कि एड्रेस तो उसी घर का दिया गया था, जिस पे वो आदमी जोर से हंसा और बोला कि उसकी मजाक करने की आदत है, और पिज्जा और बिल मांगा। बिल देख के उसने थोड़े पैसे दिए और कहा बाकी पैसे वो अंदर से लाकर दे रहा है, और पैसे लेने अंदर चला गया। वो आदमी अंदर गया तो संदीप भी इधर उधर देखने लगा और एक दीवार पर उसकी नजरें ठिठक के रुक गई। उस दीवार पर उसी आदमी की तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। संदीप के उस तस्वीर को देखते के साथ ही कमरे में से वो आदमी हाथ में थोड़े पैसे लिए मुस्कुराता हुआ आ रहा था। इस वक्त वो मामूली सी मुस्कुराहट भी इतनी डरावनी थी कि 1 मिनट तो संदीप की भी सांस रुक गई। संदीप तस्वीर को देखता और एक बार उस आदमी को, दोनों की सूरतें मिलाता, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि दोनों सूरतें एक ही थी। संदीप कुछ बोले इससे पहले ही उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे घबराओ मत यार, वो पिताजी हैं मेरे, शक्लें हमारी एक ही जैसी हैं। पैसे लेकर संदीप चुपचाप वहां से बाहर निकल गया और आशीष सिन्हा सीधे अपनी खिड़की पे पहुंचे और देखा संदीप अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उसने फोन निकाल के किसी को फोन करने की कोशिश की तो फोन भी स्विच्ड ऑफ हो गया। बाइक खराब, फोन ऑफ। संदीप के पास उस आखिरी मकान के सामने से वापस घर जाने का दूसरा
कोई रास्ता नहीं था। आशीष ने यह पूरा नजारा अपनी खिड़की से देखा। संदीप पूरी जान लगा के किक पे किक मार रहा था, लेकिन बाइक वो स्टार्ट ही नहीं हुई। सना साहब ने खिड़की खोली और संदीप से कहा, अरे परेशान मत हो, बाइक रख जाओ अपनी यहां पे, कल ले जाना आके। संदीप ने भी सोचा कि पूरे पहाड़ भर तो बाइक खींचना नामुमकिन था, वहीं रख के उसे जाना पड़ेगा। उसने बाइक वहीं अंदर लॉन में खड़ी कर दी और किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मिस्टर सिन्हा के घर बाइक लेने पहुंचा तो सबसे पहली राहत की सांस तो यही आई कि बाइक अभी भी वहीं थी। जाके बाइक को किक मारा तो एक ही किक में स्टार्ट हो गई। खुशी खुशी संदीप जाने को हुआ तो ध्यान आया कि कम से कम एक भले आदमी ने मदद की है तो उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। दरवाजा खटखटाने को सीढ़ियां चढ़ के दरवाजे पर हाथ ही मारा था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। संदीप ने अंदर कदम रखा और एक आवाज दी, सिन्हा सर, सिन्हा सर। जवाब में कोई आवाज नहीं आई। संदीप ने फिर से आवाज दी, सिन्हा सर, मैं संदीप, वो बाइक लेने आया था, सोचा आपको थैंक यू बोल दूं सर। अच्छा मैं निकलता हूं सर। अब भी न कोई जवाब आया, न ही कोई और आवाज हुई। संदीप ने सोचा कि वापस पिज्जा कॉर्नर पहुंच के सन्हा साहब का नंबर लेके उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। वापस जाने को बाइक की चाबी उछालता हुआ पलटा ही था संदीप कि सामने टेबल पर नजर पड़ी। कल जो पिज्जा रात को संदीप ने वहां डिलीवर किया था, वो डब्बा टेबल पर वैसा ही रखा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज उसमें से आ रही थी और वो अपने आप थोड़ा हिल डुल रहा था। संदीप पहले ही इधर आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे आना पड़ा और ऊपर से अब ये। संदीप ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस डब्बे के पास ले गया। हर इंच जो संदीप का हाथ उस डब्बे की ओर बढ़ रहा था, दिल कह रहा था कि वापस खींच ले हाथ, लेकिन पता नहीं क्यों उसने खींचा नहीं और इस डब्बे पर हाथ रखते ही कॉकरोच, छिपकलियां और चींटियां उस डब्बे से ऐसे निकली जैसे बाढ़ सी आ गई थी उनकी। संदीप पीछे हटने को हुआ तो गिर पड़ा और हैरानी से आंखें फाड़कर बस देखता ही रहा। वो सारी छिपकलियां, कॉकरोच और चींटियां सब एक लाइन बनाए एक के पीछे एक कमरे की ओर जाने लगे। संदीप पलटकर वहां से भागने को हुआ तो उस कमरे का दरवाजा ऐसे खुला जैसे संदीप को न्योता दे रहा था अंदर झांकने के लिए। संदीप घबराया हुआ था, जानने की हिम्मत भी नहीं थी, दिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे कोई उसे कुछ दिखाना चाह रहा था, जिसकी वजह से संदीप उस तरफ खिंचा चला जा रहा था। उस कमरे से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे पता नहीं वहां जमानों से क्या क्या सड़ रहा था। संदीप ने दरवाजे से अंदर उस कमरे में झांका तो उसने जो देखा
वो भूलने लायक नहीं था। पूरे कमरे में फर्श से लेकर छत तक पिज्जा के डब्बे ही डब्बे भरे थे। हर डब्बे, हर कोने में, उस कमरे के एक एक स्क्वायर फुट इलाके में जिंदा कॉकरोच निगलती छिपकलियां, मरे कॉकरोच के पंख और टुकड़े उठा के ले जाती चींटियां और कीड़े मकोड़ों का शिकार करती छिपकलियां भरी पड़ी थी। उस कमरे में ऐसी बदबू थी कि संदीप को 2 सेकंड में ही उल्टी आ गई और वहां से संदीप सीधे बाहर भागा। सोचा अब तो फोन करके भी थैंक यू बोलने का मतलब नहीं है। पता नहीं ये कौन आदमी है और ये सब गंदगी क्यों है यहां। संदीप वहां से डर के मारे पूरी जान लगाकर भागा और बाइक स्टार्ट करके गियर लगाया ही था जब एक पत्थर आकर उसके सामने गिरा। नीचे गिरा वो पत्थर देखा तो उस पर एक कागज लिपटा हुआ था। कागज पत्थर से उतार के देखा तो उस पर लिखा था, रात को फोन करता हूं। संदीप ने सोच लिया था कि यहां से कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना आ जाए, वो मरते दम तक नहीं आएगा यहां ऑर्डर देने। दिन भर के काम धाम में यह सब यादों से धुंधला हो गया, लेकिन रह रहकर उस कमरे को याद करके एक सर्द सी सिहरन रीढ़ की हड्डी को ठंडा करके रोंगटे खड़े कर जाती थी। संदीप ने दिन का पूरा चार्ट रिपोर्ट मैनेजर को दे दिया और निकलने को ही था जब मैनेजर ने बताया कि एक लड़का डिलीवरी करने गया था जब उसकी बाइक खराब हो गई। संदीप के घर के रास्ते में ही था वो, तो संदीप आगे डिलीवरी करता चला जाए। संदीप ने भी कहा ठीक है, रास्ते में किसी की मदद तो की ही जा सकती है। रास्ते में संदीप ने फंसे हुए उस लड़के पवन को फोन किया तो उसकी बताई जगह पर पहुंच के पूछा कि ऑर्डर कहां और किसका था। तो उसने कहा कि कोई पागल मिस्टर सिन्हा है, तेरे घर के रास्ते में ही है, गली का आखिरी मकान है। संदीप की रगों में बहता हुआ खून जैसे बर्फ बन गया था। संदीप अकेले वहां किसी हाल में नहीं जाना चाहता था। उसने पवन को सिर्फ एक बात कही, भाई डिलीवरी का काम तेरा था, मैं तुझे लेकर चलता हूं वहां, तू डिलीवर कर देना और मैं घर के बाहर ही रुक जाऊंगा। पवन को कल रात के हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो आसानी से मान गया। वहां पहुंचकर संदीप बाहर ही बाइक पर इंतजार करने लगा और खुले दरवाजे से अंदर सिन्हा साहिब को आवाज लगाता हुआ पवन जैसे ही अंदर गया तो संदीप बस दिल ही दिल में प्रार्थना करता रहा कि कोई गड़बड़ ना हो। हर बीतता हुआ पल जैसे एक साल जैसा था इस वक्त संदीप के लिए। पवन हंसता हुआ खुशी खुशी बाहर आया और बोला, अबे तू यहां आया था कल डिलीवरी करने, तुझसे मिलने को कह रहा है, चल मिलने वरना टिप नहीं देगा मुझे भाई, चल 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 चल। पवन अंदर जाकर बोला, वो उधर उस कमरे में बैठे हैं। संदीप यही सोच रहा था कि जो भी उसने सवेरे देखा वो क्या था, क्योंकि ये तो वही कमरा था जहां से वो भागा था। पवन ने जाकर दरवाजा खोलकर अंदर झांका और पीछे से जैसे ही संदीप आया तो पवन ने एक जोर का धक्का मारकर संदीप को अंदर फेंका और बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। संदीप दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पर बाहर से एक
हंसी की आवाज आती रही और अंदर पलटकर संदीप ने देखा तो पवन उस कमरे में पहले से बंद था और दोनों के बदन पर धीरे धीरे कीड़े मकोड़े और छिपकलियां चढ़ती जा रही थी। संदीप और पवन उस कमरे में बंद इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में थे। कमरे में पता नहीं कब से सड़ते इतने सारे खाने की बदबू से, मरे हुए कीड़े मकोड़ों के सड़ने की बदबू से दोनों उल्टियां किए चले जा रहे थे। वो कमरा किसी शैतान की जेल जैसा लग रहा था। उल्टियां कर करके जब और कुछ पेट में बचा ही नहीं तो एक आध झटकों के बाद जब एक एक कोने में दोनों पड़े हाँफ रहे थे तो उस वक्त महसूस कर पा रहे थे कि उनके पैरों पर धीमे धीमे गुदगुदी सी हो रही थी। एक झटके से चिल्लाते हुए अपने पैर को झटक के बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। पूरे कमरे की छिपकलियां, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच सब के सब उन दोनों पर चढ़ते जा रहे थे। दोनों उठकर इधर उधर देखते देखते हाथ पैर चला के खुद को उन कीड़ों से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। पूरे कमरे में बदबू ऐसी थी कि मिनटों में किसी का दम घोंट कर उसे मार दे। कुछ देर के बाद पूरे कमरे में कीड़ों के बिलबिलाने की आवाज थी। पवन को अपने कानों में ठीक उसी वक्त खुसफुसाता हुआ कुछ सुनाई दिया। संदीप ने तुझे फंसा दिया, वो तुझे थोड़ी देर में निकाल देंगे, फंसेगा तू। और इसी वक्त संदीप को अपने कानों में सुनाई दिया, ये पवन ही तुझे अंदर लाया था ना, पहले तो तू चला गया था यहां से, अब कैसे फंसा? इसी ने फंसाया है तुझे। पवन और संदीप दोनों ही इतने परेशान थे इस वक्त कि इस उकसावे में भी आ गए। बदन में ताकत नहीं थी, लेकिन जिंदा बचने की होड़ में एक दूसरे पर टूट पड़े और हाथापाई में काफी चोटें जरा सी हाथापाई में ही लग गई। उल्टियां करके दोनों बेहाल थे। बदबू दम घोंटे जा रही थी। खून बहते बहते कमजोरी आ रही थी और इसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। पवन और संदीप दोनों निढाल से जमीन पर पड़े हुए थे। हिलने डुलने की ताकत अब बदन में बची ही नहीं थी। दोनों के जख्मी बदन पर कीड़े और छिपकलियां रेंग रही थी। दोनों वहां दुनिया से दूर बंद तो जरूर थे, लेकिन शायद उनकी भूख प्यास का ख्याल किसी को था। सर आपका पिज्जा। कमरे के अंदर बैठे संदीप और पवन ने मेन डोर के बंद होने की आवाज को सुना। उसके बाद किसी के कदमों की आहट हुई और उनके कमरे का दरवाजा खुला। इससे पहले कि संदीप और पवन भागते हुए उस दरवाजे तक पहुंचते, किसी ने उस दरवाजे को बंद किया, लेकिन बंद करने से पहले एक बॉक्स अंदर सरका दिया था। दोनों भूखे जानवरों की तरह उस बॉक्स पर झपटे और बॉक्स खोलते ही देखा कि उसमें पिज्जा का सिर्फ एक टुकड़ा ही था। उसी खुसफुसाने वाली आवाज ने उनसे फिर से कहा, घबराओ मत, जगह कम है, कमजोर भूखा मरेगा और ताकतवर
जिएगा। वो पिज्जा जॉइंट नया ही खुला था, लेकिन एम्प्लॉइज के गायब होते रहने की वजह से 2 महीनों के बाद ही बंद हो गया। अगर आप भी पिज्जा या खाना डिलीवर करने जाएं तो गली के आखिरी मकान में डिलीवर करते वक्त थोड़ा संभल के रहिएगा। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ।